मैं 16 साल की थी और मेरी शादी 20 साल के लड़के से हो रही थी, मगर मुझे एक 70 साल के बूढ़े से इश्क हो गया था जिसकी पहली 4 बीवियां फौत हो चुकी थी। सब लोग कहते कि उसकी 4 बीवियां उसके जुल्म की वजह से मरी हैं, मगर मुझे यकीन ना आया और मैंने उस बूढ़े से शादी कर ली। शादी वाली रात वो बूढ़ा कमरे में आया तो उसके हाथ में ऐसी चीज थी जिसे देखकर मेरी रूह लरस गई, क्योंकि वो बूढ़ा तो मैं अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और अब्बू के इंतकाल के वक्त मेरी उम्र 14 बरस थी। मैं बहुत सीधी सादी सी थी। अगर मैं ये कहूँ कि मैं तो बिल्कुल अल्लाह की गाय थी तो ये बात गलत नहीं होगी। मेरे वालिदैन ने मेरी तरबियत बहुत अच्छे और दोस्ताना माहौल में की थी। जब मेरे घर का इतना अच्छा माहौल था तो मुझे ज्यादा दोस्तियां करने का भी शौक नहीं था। मेरी 2 ही सहेलियां थी। मैं उनके घर भी आया जाया करती थी। वो अक्सर मेरे घर आकर खेला करती थी, मगर मुझे इल्म नहीं था कि मेरे रिश्तेदार कौन हैं, क्योंकि हमारे घर में कोई नहीं आता था। एक दिन मैंने अब्बू से पूछा तो वो कहने लगे, अभी बहुत अंधेरा है, तुम्हें कुछ नजर नहीं आएगा। जब मेरा इंतकाल हो जाएगा तो हर तरफ रोशनी फैल जाएगी, तुम्हें सब कुछ साफ साफ नजर आने लगेगा। मैं अब्बू की ये बात सुनकर दंग रह गई थी। आज तो बहुत धूप निकली थी, फिर न जाने वो ऐसी बातें क्यों कर रहे थे। मैंने अब्बू का हाथ पकड़ लिया और बोली, अब्बू, दिन का वक्त है और हर तरफ रोशनी है, फिर आप अंधेरे की बात क्यों कर रहे हैं। मेरी बात सुनकर अब्बू की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगे, मेरी नजर कमजोर हो गई है, मुझे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आता है। अब्बू की बातें सुनकर मैं रोने लगी थी। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। अब्बू को थोड़ी शर्म तो आनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी बेटी के सामने अपनी मौत का जिक्र क्यों किया था। मैं बहुत खफा हो गई थी। अब्बू ने मेरे माथे पर बोसा दिया और कहने लगे, तुम भी छोटी छोटी बातों पर परेशान हो जाती हो, चुप करो, मुझे कुछ नहीं हुआ। मैं रोती चली गई तो अब्बू मुझे अपने साथ पार्क में लेकर गए थे। पार्क जाकर मेरा दिल वक्ती तौर पर तो बहल गया था, मगर अब्बू के कहे हुए अल्फाज मेरे दिमाग पर नक्श हो गए थे। मैं अब हर वक्त अपने अब्बू की लंबी उम्र की दुआएं किया करती थी। एक दिन मैंने अपनी सहेली नाइला से इस मुतल्लिक बात की तो उसने मुझे मजीद डरा दिया था। वो कहने लगी, मरने वाले को पहले से ही अपनी मौत के मुतल्लिक इल्म हो जाता है। मुझे तो लगता है कि तुम्हारे अब्बू अब ज्यादा देर जिंदा नहीं रहेंगे। मैं तो अब फूट फूट कर रोने लगी थी। तब मैं बहुत छोटी सी थी और सिर्फ चौथी जमात में पढ़ती थी। अब्बू को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि जो बात उन्होंने जज्बाती होकर मुझसे कह दी थी उसने मुझे किस कदर डरा दिया था। वक्त यूं ही गुजरता गया और जब मैं 14 बरस की हो गई तो एक दिन अब्बू को हार्ट अटैक आने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस दुनिया में अब्बू के अलावा मेरा और अम्मी का था ही कौन। हम दोनों टूट कर रह गई थी। मोहल्ले वालों ने अब्बू के इंतकाल के मुतालिक मोहल्ले की मस्जिद में ऐलान करवा दिया था और फिर थोड़ी देर में बहुत से अजनबी चेहरे अब्बू की मैयत के पास आकर बैठ गए थे और फूट फूट कर रोने लगे थे। मैंने अम्मी से पूछा कि ये कौन लोग हैं। तब अम्मी ने एक बूढ़ी औरत की तरफ इशारा करके कहा, ये तुम्हारी दादी है। उनके साथ 2 औरतें और भी थी। उनके मुतालिक अम्मी ने बताया कि वो दोनों मेरी फुफ्फू हैं। तब मुझे पता चला कि वो हमारे मोहल्ले के पीछे जो मोहल्ला था वहीं पर रहती थी, मगर अब्बू की जिंदगी में उन्होंने कभी हमसे मिलना गवारा नहीं किया था। वो तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोती रही थी, जबकि मैं और अम्मी एक दूसरे को सहारा दे रही थी। कुछ देर रो धोकर वो औरतें वापस चली गई थी। तब अब्बू के जुमले मेरे कानों में गूंजने लगे थे। उन्होंने ठीक ही कहा था कि अभी बहुत अंधेरा है। अब्बू की वफात के बाद ही मुझे रिश्तेदार नजर आए थे। ऐसे वक्त में मोहल्ले वालों ने हमारा बहुत साथ दिया था। तीसरे दिन वो तीनों औरतें फिर हमारे घर आ गई थी। मेरी दादी फूट फूट कर रोती जा रही थी और साथ साथ कहती जाती, इशफाक, अच्छा होता तो तुम अपनी बेटी की शादी अपनी जिंदगी में कर जाते, ये लड़की जरूर तुम्हें बदनाम करेगी। मैं ये बातें सुनकर बहुत परेशान हो जाती थी। तब अम्मी मेरे सर पर हाथ रख देती और कहती, ऐसे लोगों की बातों को सर पर सवार नहीं करते। मेरी दोनों फुफ्फो मुझे देखकर मुंह बना लेती थी। मुझे उनसे बहुत डर लगने लगा था। मैं चाहती थी कि वो बस जल्दी से हमारे घर से चली जाएं, मगर वो अब बार बार हमारे घर आती थी। वो अक्सर कहती कि ये लड़की मानूर तो शक्ल से ही खतरनाक लगती है, ऐसे लगता है कि ये हमारे बेटे का नाम खराब करके रहेगी।
एक दिन मेरी दादी मेरी अम्मी से कहने लगी, अपनी बेटी की शादी जिस कदर जल्दी मुमकिन हो कर दो। मैं नहीं चाहती कि ये मेरे बेटे का नाम खराब करे। अम्मी बहुत दिनों तक ये सब बर्दाश्त करती रही थी, अब उनकी भी बस हो गई थी। वो कहने लगी, मेरे शोहर ने अपनी बेटी की तरबियत बहुत अच्छी की है, आपको हरगिज फिक्र करने की जरूरत नहीं है। जब आप मेरे शोहर की जिंदगी में हमारे घर नहीं आती तो अब क्यों आ जाती हैं? अम्मी की बात सुनकर तो उन तीनों ने अम्मी पर हमला ही कर दिया था। उन्होंने बहुत सी बातें सुनाई थी। अम्मी रोने लगी थी। फिर वो तीनों उठकर चली गईं तो मैं बोली, अम्मी, मेरी दादी ने मुझ में ऐसी कौन सी खामी देख ली है जो वो कहती हैं कि मैं अपने बाप का नाम खराब कर दूंगी। अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, तुम उन लोगों की बातों को जहन पर सवार मत करो। ये तो तुम्हारे बाप की नहीं बन सकी तो हमारी क्या बनेंगी? मुझे उम्मीद है कि आज के बाद ये हमारे घर नहीं आएंगी। अम्मी की बात सुनकर मेरे दिल को तसल्ली सी हो गई थी और अम्मी की बात सच साबित हुई थी। उस दिन के बाद ना तो कभी दादी हमारे घर आई थी और ना ही फुफ्फो, मगर अब कुछ अजीब सा होने लगा था। हमारे घर मोहल्ले की औरतों ने भी आना छोड़ दिया था। मेरी सहेलियां भी हमारे घर नहीं आती थी। एक दिन मैंने अम्मी से इसके मुतल्लिक बात की तो वो कहने लगी कि तुम खुद अपनी सहेलियों के घर चली जाओ। मेरी सहेली का घर हमारे घर से करीब ही था। मैं अकेली ही चली गई थी। मैंने उसके घर के दरवाजे पर दस्तक दी तो उसकी वालदा ने दरवाजा खोला था। मैंने सलाम करने के बाद पूछा, आंटी आमना कहाँ है? वो इतने दिनों से हमारे घर नहीं आई। आंटी दरवाजे के सामने ही जमकर खड़ी थी। वो बोली, आमना अब तुम्हारे पास नहीं आया करेगी, तुम दोनों की दोस्ती खत्म हो गई है। मैं हैरान हुई और बोली, आंटी ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा भी क्या हो गया है? आंटी ने मुंह बना लिया और बोली, हम शरीफ लोग हैं, हमारे पास इज्जत के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरी बेटी तुम्हारे साथ उठे बैठेगी तो वो भी बदनाम हो जाएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैं बोली, आंटी अल्लाह ना करे, आप ये कैसी बातें कर रही हैं? आंटी कहने लगी, मैं तो साफ साफ कह रही हूँ, तुम्हारी दादी सबको कहती फिर रही हैं कि तुम कोई न कोई गुल जरूर खिलाओगी। इस वजह से हमने अपनी बेटी को तुमसे दूर कर लिया है। मैं मजीद कुछ नहीं कह सकी थी, इसलिए रोती हुई अपने घर आ गई। अम्मी ने मुझे देखा तो कहने लगी, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? मैंने अम्मी को सारा वाकया बताया तो उनको बहुत गुस्सा आया था। वो कहने लगी, अल्लाह गारत करे ऐसी औरतों को जो मेरी मासूम बेटी के पीछे हाथ धोकर लग गई हैं। मैं बहुत उदास रहने लगी थी। अब्बू के इंतकाल के बाद मोहल्ले वालों ने माथे पर आंखें रख ली थी। हम दोनों माँ बेटी तन्हा रह गई थी और मुझे तो उस जुल्म की सजा मिल रही थी जो मैंने किया भी नहीं था। मुझे तो उन बातों की इतनी समझ बूझ भी नहीं थी। खैर अम्मी अब हर वक्त परेशान रहने लगी थी। हम दोनों घर में ही कैद होकर रह गई थी। यूं ही वक्त गुजरता चला गया। अब माहौल इस कदर घुटन ज़दा हो गया था कि यहाँ पर मजीद रहना नामुमकिन लगने लगा था। अम्मी ने मेरी आंखों की उदासी देखी तो वो घर से बाहर जाने लगी थी। मैं उनसे पूछती कि आप कहाँ गई थी तो वो कहती कि मैं एक काम से गई थी। तकरीबन एक हफ्ते बाद अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, बेटी अपना सामान पैक कर लो, हम ये घर और ये मोहल्ला छोड़कर जा रही हैं। अम्मी हम कहाँ जाएंगे? अम्मी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया और बोली, अल्लाह ताला की जमीन बहुत बड़ी है, हमें कहीं न कहीं तो पनाह मिल ही जाएगी। फिर हम दोनों वो घर छोड़कर दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए थे। अम्मी ने ये घर किराए पर लिया था। ये घर मुख्तसर सा था, 2 कमरे, 1 किचन और फिर बाथरूम, छोटा सा सहन भी था। मैं एक दिन अम्मी से बोली कि हम इस घर में क्यों शिफ्ट हुए हैं। तब अम्मी कहने लगी, मुझे लोगों की बातों से बहुत डर लगने लगा था। वहाँ हर कोई तुम्हें बदनाम करने लगा था, इसलिए हम यहाँ आ गए हैं। मैं चुप रही थी। अम्मी को इस बात का इल्म कहाँ था कि जो बातें मैं पिछले 1.5 बरस से सुन रही थी उन्होंने मुझे किस कदर तकलीफ दी थी। मुझे खुद यही लगने लगा था कि मुझसे ऐसा कुछ जरूर होगा जिससे मेरे वालिदैन का नाम खराब हो जाएगा। मैं अपने बाप की इज्जत खराब जरूर करूंगी। शायद मेरे माथे में भी यही सब लिखा है। मैं इन बातों से पीछा छुड़ाने की कोशिश किया करती थी, मगर जब आईना देखती तो लोगों के जुमले मुझे याद आ जाते थे। एक दिन अम्मी सब्जी लेने घर से बाहर गई हुई थी, जबकि मैं अपने घर में बैठी थी। तभी हमारे घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने ये सोचकर दरवाजा खोल दिया कि शायद अम्मी आई होंगी, मगर सामने तो एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था।
हम उस नए इलाके में आए थे, यहाँ पर सिर्फ एक ही शख्स को जानते थे, वो हमारा मालिक मकान था। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगा और बोला, गुड़िया, तुम्हारी वालदा कहाँ है? मैं बोली, वो तो घर में नहीं है, बाजार तक गई हैं, आप अंदर आ जाएं। मालिक मकान ने नफी में सर हिला दिया और बोला, नहीं, जब तुम्हारी अम्मी आ जाएंगी तो मैं फिर से चक्कर लगा लूंगा। मैं बोली, आपको दोबारा जहमत करनी पड़ेगी, अम्मी बस आने वाली होंगी, तब तक मैं आपके लिए चाय पानी का इंतजाम कर दूंगी। मालिक मकान कहने लगा, जीती रहो। उसने मेरे सर पर हाथ रखा और वापस चला गया। मुझे उसका ये अंदाज बहुत अच्छा लगा था। अब्बू के इंतकाल के बाद ये पहला शख्स था जिसने इतनी इज्जत से बात की थी। अम्मी जब आई तो मैंने उनको सारी बात बता दी थी। अम्मी मुस्कुराने लगी और बोली, हयादार लोग ऐसे ही होते हैं, जब बेटियां घर में अकेली होती हैं तो वो घर में नहीं आते, और तुम भी किसी को भी घर में अंदर आने की इजाजत मत दिया करो। फिर अम्मी कहने लगी, 1 महीना हो गया है, वो किराया लेने आया होगा। मैं बोली, अम्मी, आप हर माह किराया कहाँ से दिया करेंगी, हमारा गुजर बसर कैसे होगा? अम्मी कहने लगी, तुम इतने छोटे से दिमाग पर ज्यादा जोर मत दिया करो। मैंने वो घर बेच दिया है जिसमें हम रहा करती थी, वो पैसे मैंने बैंक में जमा करवा दिए हैं। हमारे पास अच्छा खासा सरमाया है, यहाँ तक कि तुम्हारी शादी भी सर उठाकर कर सकूंगी। तुम 16 साल की होने वाली हो और मैंने एक लड़का भी तुम्हारे लिए पसंद कर लिया है। उसकी उम्र 20 साल है, वो बहुत नेक लड़का है, तुम्हारी शादी उसी से करूंगी। मैं अम्मी की बात सुनकर शर्मा गई थी। अब मुझे अपनी शादी के ख्याल आने लगे थे। वो दिन कैसा होगा जब मैं दुल्हन बनूंगी, न जाने मेरा दूल्हा कैसा होगा। तालीम तो मेरी अधूरी रह गई थी, हालात ही ऐसे बन गए थे कि आगे पढ़ाई नहीं कर सकी। अब मैं चाहती थी कि मेरी शादी हो जाए। इस नए इलाके में हमारा किसी के भी घर आना जाना नहीं था। मैं घर में पड़ी सारा सारा दिन बोर हो जाती थी। एक दिन हमारे घर पर दस्तक हुई तो अम्मी ने ही दरवाजा खोला था। मालिक मकान हमारे घर आया था। वो कहने लगा कि मैं घर की खिड़कियों की मुरम्मत करवाना चाहता हूँ, ये खराब हो गई हैं। अम्मी ने इजाजत दे दी थी। अब उस काम की वजह से मालिक मकान को भी मजदूर के साथ हमारे घर आना पड़ा था। एक दिन अम्मी कहने लगी, भाई साहब आप ना आया करें, मजदूर अपना काम करके चले जाया करेंगे, इस तरह तो आपको जहमत होती होगी। मालिक मकान कहने लगा, बहन ऐसे अच्छा नहीं लगता, आप घर में अकेली 2 औरतें ही होती हैं, आप मेरे घर में रह रही हैं, मेरी जिम्मेदारी है। आजकल के लोगों पर मुझे बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मुझे साथ आना ही पड़ेगा। मुझे मालिक मकान की सोच बहुत अच्छी लगी थी। अम्मी कहने लगी, ये आदमी तो बहुत ही भला लगता है। एक दिन मजदूर के जाने के बाद अम्मी ने उन्हें चाय पर रोक लिया था। मैं चाय लेकर गई तो मालिक मकान कहने लगा, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैंने नफी में सर हिला दिया और सोफे पर बैठ गई। मैंने उन्हें अपनी सारी कहानी सुना दी थी। मैं बोली, अब्बू के इंतकाल के बाद हमारे रिश्तेदारों ने ऐसे हालात पैदा कर दिए थे जिसकी वजह से मेरी तालीम भी अधूरी रह गई थी और हमें अपना इलाका भी छोड़ना पड़ा था। मालिक मकान कहने लगा, हाँ ऐसा ही होता है, कभी कभार हमें अपने इतने दुख देते हैं कि इंसान ने कभी उस चीज की तवक्का भी नहीं की होती। मालिक मकान कहने लगा, मेरा नाम यासिर है, मैं भी अपने लोगों की बातों का ही डसा हुआ हूँ। मैंने अपनी पसंद की शादी की थी। मैं अपनी बीवी से बहुत ज्यादा मोहब्बत करता था, उसकी खातिर जान भी देने को तैयार था, मगर फिर हमारे रिश्तेदारों से हमारी जोड़ी बर्दाश्त ना हुई और हम दोनों के दरमियान फूट डाल दी, जिसका नतीजा बहुत भयानक निकला था। मैं आज भी वो सब सोचता हूँ तो दिल दहल जाता है। मैं आज 70 साल का हो गया हूँ, मगर आज तक मुझे सच्ची मोहब्बत नहीं मिली। तुम जिस किसी से भी शादी करना, उसके साथ मुखलिस रहना, हालात जैसे भी हों, तुम हमेशा अपने शोहर का साथ निभाना। फिर मालिक मकान ने हमें अपना मोबाइल नंबर दिया और अम्मी से कहने लगा कि जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे फौरन मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपकी मदद करने की कोशिश करूंगा। मैं मालिक मकान के मुतालिक सोचने लगी थी, न जाने यासिर की शख्सियत में ऐसा क्या था कि मैं चाहकर भी उसे अपने दिमाग से झटक नहीं पाई थी। रात हुई तो बारिश बरसने लगी थी। अम्मी तो सारे दिन की थकी हुई जल्दी से सो गई थी, जबकि मुझे नींद नहीं आ रही थी। मुझे अब्बू की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। जब बारिश होती थी तो हम दोनों बाप बेटी मिलकर बहुत इंजॉय किया करते थे। अम्मी हमारे लिए पकोड़े बनाती थी और हम तीनों मिलकर खाते थे।
और बहुत सी बातें किया करते थे। मेरी सहेलियां भी अक्सर हमारे घर आ जाया करती थी। अब्बू हर ईद पर मुझे पैसे देते और कहते कि अपनी दोस्तों के लिए गिफ्ट ले लो। हम एक दूसरे को तोहफे दिया करती थी। मेरे दोस्तों के वालिदैन मुझसे बहुत प्यार किया करते थे, मुझे अपनी बेटी कहा करते थे। मगर फिर अचानक ही सब कुछ खत्म हो गया था। मेरी दादी और फुप्पो ने मिलकर हमारी जड़ें काट दी थी। मैं यही सब सोचकर रोने लगी थी। तब मुझे यासिर का ख्याल आया था। वो मुझसे उम्र में बहुत ज्यादा बड़ा था। वो तो मेरी अम्मी से भी बड़ा था, मगर उस बुढ़े की बातों से मुझे सुकून मिलता था। मैंने यही सोचकर उसे मैसेज कर दिया था। मैंने यासिर को बताया कि मैं बहुत ज्यादा उदास हूँ, मैं अपने अब्बू को बहुत ज्यादा याद कर रही हूँ। वो कहने लगा, मेरा भी यही हाल है, मैं भी अपनी बीवी को बहुत याद कर रहा हूँ। हम दोनों की हालत एक जैसी है। हम दोनों आपस में बातें करते रहे थे। रात ऐसे ही गुजर गई थी और मुझे इल्म भी नहीं हुआ था। जिंदगी में पहली बार मैंने किसी के साथ रात भर जागकर बात की थी। फजर की आजान फिजा में गूंजने लगी तो अम्मी उठ बैठी थी। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी से मोबाइल छुपा दिया था। अम्मी कहने लगी, क्या हुआ है, तुम अभी तक जाग क्यों रही हो? तब मैं बोली, अम्मी, दादी ने हमारे साथ जो कुछ किया है, मैं चाहकर भी उसे भुला नहीं पा रही। आखिर हमने उनका क्या बिगाड़ा था कि वो हमारी दुश्मन बन गई थी? अम्मी की आंखों में आंसू आ गए थे। वो कहने लगी, महानूर बेटी, मैंने ये बात तुमसे हमेशा छुपा कर रखी थी। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मेरे बारे में कुछ गलत सोचो। मैंने अपना गुनाह सबसे छुपाया हुआ था। दरअसल मैंने और तुम्हारे अब्बू ने घर से भागकर शादी की थी। तुम्हारी दादी अपने भाई की बेटी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, मगर तुम्हारे बाप को मैं पसंद आ गई थी। तुम्हारे बाप ने घर में बात की थी, ना ही उसके घर वाले माने और ना ही मेरे घर वाले माने थे। यूं हमने भागकर शादी कर ली थी। तुम्हारा बाप मुझे अपने घर ले गया था तो तुम्हारी दादी ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मार दिए और खड़े खड़े ही हमें घर से निकाल दिया था। फिर तुम्हारे बाप ने दूसरे मोहल्ले में एक घर खरीदा और हम वहाँ पर रहने लगे। मोहल्लेदारों से भी मेरी दोस्ती हो गई थी और सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। मगर तुम्हारे अब्बू की वफात के 2 महीने पहले वो सब लोग आकर हमारे मोहल्ले में बस गए थे। मुझे क्या पता था कि ये लोग फिर से हमारा घर बर्बाद कर देंगे। उन्होंने तो हमारे साथ वो किया जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। मैं अम्मी की बातें सुनकर दंग रह गई थी। मुझे पता नहीं था कि मेरी अम्मी ने घर से भागकर शादी की थी। खैर, मैंने इस बात को भुलाने की कोशिश की थी। अब यासिर हर रोज हमारे घर आने लगा तो मुझे उससे मोहब्बत होने लगी थी। मुझे बहुत अच्छा लगने लगा था। मैं उसके मुतल्लिक सोचती रहती थी। अम्मी से चोरी छुपे उसके साथ बातें भी किया करती थी। कुछ अरसे बाद ही मुझ पर इंकशाफ हुआ था कि मैं तो यासिर से मोहब्बत करने लगी हूँ और शादी करना चाहती हूँ। मैं उम्रों के फर्क को भूलकर उसे वो मोहब्बत देना चाहती थी जिसका वो मुस्तहिक था। मैंने अपनी मोहब्बत का इजहार जब यासिर से किया तो वो कहने लगा, ये ठीक नहीं है, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं बोली, मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। वो बुढ़ा यासिर तो मान गया था, लेकिन सबसे मुश्किल मरहला अम्मी को मनाना था। अम्मी को जब इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गई थी। उन्होंने मेरे मुंह पर थप्पड़ दे मारा। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। मैं बोली, अम्मी, अगर आपने मुझे और यासिर को जुदा करने की कोशिश की तो मैं भी वही सब करूंगी जो आपने अपनी जवानी में किया था। आपको इल्म होना चाहिए कि वक्त अपने आप को दोहराता है। शायद आपके लिए यही मकाफाते अमल होगा। अम्मी मेरी धमकी सुनकर डर गई थी। वो फूट फूट कर रोती रही थी कि मैं हर वक्त अम्मी पर दबाव डालती रहती थी। अम्मी ने मोहल्ले वालों से जब इस बूढ़े यासिर के मुतल्लिक मशवरा मांगा तो सबने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगे कि जानबूझकर अपनी बेटी को गड्ढे में मत फेंकना, नहीं तो इसका भी वो बूढ़ा वही हाल करेगा जो उसने अपनी पहली 4 बीवियों का किया था। अम्मी तो ये सुनकर ही परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, 4 बीवियां? मोहल्ले की औरतें कहने लगी, इस बूढ़े की पहली 4 बीवियां मर चुकी हैं, मगर हर बीवी के मरने के बाद ये पहले से ज्यादा हसीन और जवान हो जाता है। अब इसकी उम्र 70 बरस है, मगर वो कहीं से भी 70 का नहीं लगता। मैंने ये बातें सुन ली थी। मैं बोली, जो मर्जी हो जाए, मैं शादी करूंगी तो यासिर से ही करूंगी। अम्मी बहुत रोई थी। उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। मुझसे बार बार कहा कि मैंने तुम्हारे लिए शहजादों जैसा लड़का ढूंढा है। उसकी उम्र 20 साल है। तुम बस यासिर को अपने दिल से निकाल दो। शायद मैं उनकी बात मान भी लेती, मगर मैंने 1.5 साल अपने मुतल्लिक जो सुना था
اس کے بعد مجھے یہی لگنے لگا تھا کہ میرے تو ماتھے پر لکھا ہی ہے کہ میں بے حیا ہوں اور اپنے والد کا نام لازمی خراب کروں گی۔ میں نے امی کی کوئی بات نہیں مانی تھی اور پھر میں نے بھاگ کر شادی کر لی۔ میں دلہن بنی بہت خوش تھی، ایسے لگ رہا تھا جیسے مجھے دنیا جہاں کی خوشی مل گئی ہو۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ بوڑھا میرے کمرے میں آیا اور بولا، تجھے معلوم ہے کہ میں جوان کیوں نظر آتا ہوں؟ کیونکہ میری چاروں بیویاں میرا بہت خیال رکھتی تھی، اب تو بھی ان سے کچھ سیکھ لے۔ یہ کہتے ہی اس نے بستر کی چادر کھینچی تو نیچے نظر پڑتے ہی میری جان نکل گئی تھی، کیونکہ وہاں بڈھے کا میں ہکا بکا بیٹھی یاسر کو دیکھنے لگی۔ میں بولی، یہ سب کیا ہے؟ یاسر مسکرا کر بولا، یہ بہت کام کی چیز ہے، میرے پاس ہمیشہ جوان رہنے کا ایک بہت بڑا ٹوٹکا موجود ہے۔ اس پھٹکری کو اگر کوئی جوان لڑکی اپنے ہاتھوں سے پیس کر اس میں شہد اور چند دوسری چیزیں ملا کر ہر رات اپنے شوہر کے جسم کی مالش کرے تو مرد جوان رہے گا۔ میری چاروں بیویاں یہ لیپ لگا کر مالش کیا کرتی تھی اور دیکھو میں آج بھی جوان ہوں، تم بھی میرے لیے یہ سب کرو گی۔ یاسر نے مجھے پھٹکری لا کر دے دی تھی اور بولا، تم اپنا کام شروع کر دو۔ میں اس کے رویے کو دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ میں بولی، یاسر آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نئی نویلی دلہن ہوں، میرے بھی کچھ ارمان ہیں۔ یاسر نے سر جھٹک دیا اور بولا، ارمان پورے کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ وہی بوڑھا یاسر تھا جو میسج پر اس قدر خوبصورت باتیں کیا کرتا تھا، اور یوں میری ساری رات مشقت میں گزر گئی تھی۔ میں کہاں اتنے کام کی عادی تھی، پھٹکری پیس پیس کر میرے ہاتھوں میں چھالے بن چکے تھے۔ صبح ہوئی تو یاسر مسکرا کر بولا، تم تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بہت سے لوگ دیکھنے آئیں گے۔ میں نے یاسر کی بات مان لی تھی، حالانکہ میں اس قدر تھکی ہوئی تھی کہ جی چاہتا تھا کہ سو جاؤں۔ خیر ہمارے گھر بہت سے لوگ آئے جو یاسر سے یہی بات بار بار پوچھ رہے تھے کہ حکیم صاحب آپ کی بیوی کی عمر کتنی ہے؟ یاسر بتا رہا تھا کہ ابھی یہ 16 سال کی ہوئی ہے۔ پھر یاسر آنے والے مہمان کو دوسرے کمرے میں لے جاتا۔ یاسر کسی ملازم سے بھی یہ کام کروا سکتا تھا، مگر پھر بھی وہ پھٹکری مجھ سے ہی پیسنے کو کہتا تھا۔ لیکن شادی کی رات یاسر نے مجھ سے کہا تھا کہ تم پھٹکری سے میرے جسم کی مالش کیا کرو گی، مگر اس نے مجھے ایک بار بھی مالش کا نہیں کہا تھا۔ اب ہر روز رات کو یاسر مجھ سے یہی کام کرواتا تھا۔ پہلے تو میں اس کی محبت میں یہ سب کیا کرتی تھی، مگر اب میں تھکنے لگی تھی، اس لیے میں نے یاسر سے خوب جھگڑا کیا کہ میں یہ سب نہیں کر سکتی۔ یاسر کہنے لگا، میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں ڈر گئی تھی، اس لیے چپ چاپ اس کا کہا مانتی رہی تھی۔ یہ سوچنے پر مجبور ہو چکی تھی کہ آخر یاسر اتنی ڈھیر ساری پھٹکری کا کرتا کیا ہے۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ راز معلوم کر کے ہی رہوں گی۔ ایک دن ہمارے گھر ایک آدمی آیا تو یاسر اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ میں چھپ کر ان دونوں کی باتیں سننے لگی تھی۔ یاسر بولا، یہ پھٹکری میں نے اپنی 16 سالہ بیوی سے پسوائی ہے، تم اس کو استعمال کرنے سے بہت جلد جوان ہو جاؤ گے۔ وہ آدمی بہت خوش ہوا اور ڈھیروں پیسے یاسر کو دے دیے تھے۔ مجھے یاسر پر شک ہو گیا تھا، اس لیے میں نے چھان بین کرائی تو پتا چلا کہ یاسر ایک نمبر کا فراڈیا تھا۔ وہ اپنے علاقے میں حکیم صاحب کے نام سے مشہور تھا۔ وہ جان بوجھ کر کم عمر لڑکیوں کو اپنے کام میں پھنسا کر ان سے شادی کر لیتا اور پھر لوگوں سے کہتا کہ میری بیوی کم عمری میں پھٹکری بیچتی ہے جس کو لگانے سے کوئی بھی جوان ہو سکتا ہے، جبکہ وہ خود جوان نظر آنے کے لیے پلاسٹک سرجری کروایا کرتا تھا۔ اس کی پچھلی 4 بیویاں بھی اس کی مشقت سے تنگ آ کر بھاگ گئی تھی اور اس نے مشہور کر دیا تھا کہ وہ مر گئی ہیں۔ وہ لوگوں کو دھوکہ دے کر دونوں ہاتھوں سے ان کو لوٹ رہا تھا۔ میں یہ سب جان کر بہت شرمندہ ہو گئی تھی۔ میں نے امی سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم واپس آنا چاہتی ہو تو آ جاؤ، میں تمہیں قبول کر لوں گی۔ میں وہاں سے بھاگ آئی تھی۔ امی نے اس بڈھے کا گھر چھوڑ کر دوسرا مکان کرائے پر لے لیا تھا اور میں نے خلا لے لی تھی۔ وہ مجھ سے گلے مل کر بہت روئی تھی۔ میں اکثر سوچتی ہوں کہ میری دادی نے میرے متعلق اتنی غلط باتیں مشہور نہ کی ہوتی تو میں بھی کبھی بھی گھر سے بھاگنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ یہ سچ ہے کہ معاشرے کے لوگوں کی سوچ اور رائے انسانی زندگی پر بہت زیادہ اثر رکھتی ہے، اس لیے کسی کے متعلق کچھ بھی کہنے سے پہلے 100 بار سوچنا چاہیے۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی باتوں کی وجہ سے کسی کی زندگی ہی خراب ہو جائے۔